नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। कुर्स्क के प्रतिशोध में रूस ने फिर यूक्रेनी शहरों को दहला दिया है और रूस के क्रामाटोर्स्क में क्यों मची हुई है तबाही। विस्फोटक खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। बौखलाए रूस ने यूक्रेन के 8 प्रांतों पर प्रचंड हमले किए। राजधानी कीव को रूस की आर्मी ने मिसाइल से दहलाया तो सूमी, लवीव, क्रीवी री, रिवने, पोल्तावा और निप्रोपेट्रोविस्क में भीषण बमबारी की गई। क्रीवी री में रूसी मिसाइल से एक होटल तबाह हो गया। कुर्स्क और बेलगोरोद अटैक से भड़के रूस ने पोलैंड से सटे लवीव पर विनाशक हमले किए। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल के प्रचंड प्रहार से 3 लोगों की मौत जबकि 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। हमले के बाद कई रिहायशी इमारतें आग का गोला बन गयी। लवीव में रूस के अहम टारगेट पर यहां का सेंट्रल रेलवे स्टेशन रहा। रूस के मिसाइल स्ट्राइक से रेलवे स्टेशन के पास की कई बिल्डिंग तबाह हो गई। तस्वीरों में हर तरफ विध्वंस और तबाही नजर आई। स्टेशन के बाहर खड़े दर्जनों वाहन जलकर खाक हो गए। डोनेट्स्क के चासोव यार के पास रूसी सशस्त्र बलों ने यूक्रेन को तगड़ा झटका दिया। यूक्रेनी सेटलमेंट को टारगेट कर FAB 1500 बम से हमला किया। रूसी आर्मी के सटीक हमले में यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट और हथियार गोदाम तहस नहस हो गया। डोनेट्स्क के वोलोदार में रूस की आर्टिलरी यूनिट ने कहर बरपाया। बाहरी इलाके में यूक्रेनी सेना के साजो सामान सहित कई पोस्ट तबाह कर दिए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा किया है। डोनेट्स्क के क्रामाटोर्स्क में कब्जाधारी यूक्रेन के ठिकानों पर रूस ने ताबड़तोड़ बमबारी की। रूसी फाइटर जेट्स के निशाने पर यहां के यूक्रेनी सेना के वेपन स्टोरेज रहे। रूसी अटैक के बाद कई धमाके सुने गए। आग और धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है। डोनेट्स्क में रूसी सेना के ठिकानों पर यूक्रेन ने भी जोरदार पलटवार किया। MiG-29 फाइटर जेट से टारगेटेड अटैक कर रूसी सेना को तगड़ा झटका दिया। अमेरिकी GBU-39 ग्लाइड बम के हमले से रूसी सेना के कई कॉम्प्लेक्स तबाह हो गए हैं। वोलोदार में यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर विस्फोटक अटैक किया। यूक्रेनी ड्रोन ने चुन चुन कर रूसी ठिकानों पर बम बरसाए। स्थानीय मेयर के मुताबिक रात भर धमाकों की आवाज सुनाई दी। रूसी आर्मी की कई चौकियां ध्वस्त हो गयी। सूमी में रूसी सेना का आर्टिलरी एक्शन देखकर यूक्रेन के भी पसीने छूट गए। रूस के एडवांस T-62 टैंक ने यूक्रेनी वेम्पायर को निशाना बनाया। हमले के बाद वेम्पायर सिस्टम की मिसाइलें मिसफायर होकर इधर उधर बरस गई। यूक्रेन को ये मिसाइल सिस्टम नाटो से मिले हैं। यूक्रेन के 8 प्रांतों पर अटैक के लिए रूस ने कितने बम्बर्स उतारे हैं? 72 घंटों में यूक्रेन के विरुद्ध कितने हमले हुए हैं और रूस को क्यों पड़ी थर्माइट बम की जरूरत? जानने के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। रूस के यूक्रेन के शहरों में बारूदी विध्वंस को लेकर बड़ा दावा सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने हमलों को अंजाम देने के लिए 7 Tu-95 और 4 Tu-22 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। इनके जरिए ही 8 प्रांतों पर इस्कंदर और किंजल मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन के पोल्तावा में रूस ने मिलिट्री एकेडमी पर हमला बोला। मिसाइल अटैक में 700 लोगों के हताहत होने का दावा है। हालांकि जेलेंस्की ने 51 की मौत और 200 लोगों के जख्मी होने की पुष्टि की है। ये भी दावा है कि हमले के वक्त मिलिट्री एकेडमी में नाटो के सैनिक मौजूद थे। यूक्रेन के चर्निहिव में भी रूसी सेना का बारूदी कहर देखने को मिला। पावर फैसिलिटी को टारगेट कर रूस ने ड्रोन से विस्फोटक अटैक किया। रूस की इस एयर स्ट्राइक में पावर प्लांट के 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। मॉस्को हमले के बाद से आक्रामक हुआ रूस पिछले 72 घंटों से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। पोलिश मीडिया के मुताबिक इस दौरान यूक्रेन के 8 प्रांतों के कम से कम 15 शहर टारगेट रहे। 72 घंटों में रूस की ओर से 100 से ज्यादा हमले किए जाने का दावा है। कुर्स्क अटैक से बौखलाए रूस ने खार्किव में भी जबरदस्त हमला बोला। रूस ने वीडियो जारी कर ड्रोन अटैक में BTR व्हीकल ध्वस्त करने का दावा किया। इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की भी सूचना है। खेरसोन में नीपर नदी के डेल्टा क्षेत्र में बीती रात रूसी सेना का कोहराम देखने को मिला। यूक्रेनी सेना की कमांड सेंटर, वेपन स्टोर और मैन पावर क्लस्टर्स को टारगेट कर रॉकेट से हमले हुए। ग्रैड MLRS से हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा है। साउथ डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है। BM-21 से ये ताबड़तोड़ शेलिंग यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्रों में की गई। रूसी सेना की वोस्टो ग्रुप लगातार आगे बढ़ रही है। इससे पहले रूस ने न्यूयॉर्क पर कब्जे का दावा किया था। कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में टॉस सिस्टम से रूस ने घातक हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अटैक का वीडियो जारी कर यूक्रेनी सेना के यूक्रेनी बेस को तहस नहस करने का दावा किया। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन की तर्ज पर रूस भी थर्माइट बम से हमले की तैयारी कर रहा है। ड्रैगन ब्रीथ ड्रोन की टेस्टिंग का वीडियो रूस ने जारी किया। इससे पहले यूक्रेन की 108वीं ब्रिगेड ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर चुकी है। ये आयरन ऑक्सीडाइज और एल्यूमिनियम पाउडर से 2400 डिग्री सेल्सियस तापमान जनरेट करता है।
पूर्वी गाजा में इजरायल ने फिर भीषण बमबारी किया। आईडीएफ ने स्कूल की बिल्डिंग पर क्यों किया है हमला और इराक से इजरायल पर किसने किया ड्रोन अटैक। मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। पूर्वी गाजा में इजरायल की विनाशक हमले जारी हैं। आईडीएफ ने यूएन द्वारा संचालित एक स्कूल बिल्डिंग पर भीषण बमबारी की। आईडीएफ के मुताबिक स्कूल हमास लड़ाकों का ठिकाना था, जबकि फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक यहाँ लंबे वक्त से शरणार्थी रह रहे थे। इजरायल की मिसाइल हमलों से गाजा में हर तरफ विध्वंस ही विध्वंस नजर आया। मिसाइल हमले में नामा कॉलेज समेत कई दूसरी इमारतें ध्वस्त हो गयीं। आईडीएफ के मुताबिक ये इलाका हमास का नया ठिकाना बन चुका था। आईडीएफ की स्ट्राइक में 20 लड़ाकों की मौत का दावा है। गाजा के नुसरत कैंप से सामने आई ये विध्वंसक वीडियो देखिए। इजरायली सेना ने क्रूज मिसाइल से जैकआउट टावर पर प्रहार किया। इस हमले में पूरी बिल्डिंग कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो गई। आईडीएफ सूत्रों के मुताबिक यहां हमास लड़ाकों के छिपे होने की सूचना पर हमला किया गया। आईडीएफ के गाजा ऑपरेशन से भड़के हिजबुल्ला ने इजरायल के नहारिया में रॉकेट अटैक किया, लेकिन इजरायली सेना के आयरन डोम ने उन्हें इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। हिजबुल्ला ने नॉर्थ वेस्ट इजरायल में अचानक हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्ला ने इजरायल के किरियत शिमोना में रॉकेट से हमला किया। एक के बाद एक दर्जनों रॉकेट दागे गए। हालांकि हिजबुल्ला के कुछ रॉकेट्स को इजरायली डिफेंस ने रोक दिया। इस दौरान पूरा इलाका अलर्ट सायरन से गूंज उठा। नॉर्थ गैलिली पर भी कई रॉकेट गिरे। नॉर्थ इजरायल में हिजबुल्ला ने 70 किलोमीटर अंदर तक हमले किए। हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक से रिहायशी इलाकों में भारी दहशत है। अलर्ट सायरन के बीच आसमान में एक वक्त पर 15 से ज्यादा रॉकेट नजर आए। इजरायली पोर्ट शहर हाइफ पर बीती रात ड्रोन से अटैक हुआ। आईडीएफ सूत्रों के मुताबिक ये हमले इराक से किए गए। इराकी मिलिशिया पर हमले का शक है। हालांकि इजरायल ने दुश्मन के तीनों ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। प्रॉक्सी अटैक की वार्निंग के बाद नॉर्थ इजरायल में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिजबुल्ला, हूती और हमास की ओर से आईडीएफ बेस पर हमले की आशंका है। खुफिया रिपोर्ट के बाद इजरायल के दर्जनों शहर में सायरन की आवाज सुनी गई। प्रॉक्सी अटैक की आशंका के बीच इजरायली विमानों ने लेबनान के कबरिखा में जोरदार स्ट्राइक की। हिजबुल्ला के रॉकेट लॉन्चर पर हमला कर उसे तबाह कर दिया गया। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्ला यहां से अपर गलीली में हमले को अंजाम दे रहा था। इश्तुला क्षेत्र में भी आईडीएफ के हमले जारी रहे। और अब वैश्विक तनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। भीषण जंग के बीच रूस के रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन को बड़ी चेतावनी दी है। लावरोव ने कहा है कि अगर लंबी दूरी के हथियारों से हमला हुआ तो रूस का पलटवार विध्वंसक होगा। लावरोव ने यह भी कहा कि कीव को लंबी दूरी के वेपन देने वाले भी नप सकते हैं। अमेरिका से यूक्रेन को क्रीमिया में अटैक की फुल परमिशन मिल चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेंटागन ने यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलों के इस्तेमाल की छूट दे दी है। क्रीमिया को अमेरिका यूक्रेन का प्रांत मानता है और रूस पर अवैध कब्जे का आरोप लगाता रहा है। मिशन क्रीमिया के खुलासे से भड़के रूस ने अमेरिका और नाटो को सीधे चुनौती दी है। अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि अगर क्रीमिया पर अटैक एमएस मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो महायुद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स अटलांटिक के दोनों तरफ हमले करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयान ने महायुद्ध की आशंका बढ़ा दी है। एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि लंबे वक्त तक यूक्रेनी सेना कुर्स्क में जमा रहेगी। उनके मुताबिक रूस में कब्जा युद्ध खत्म करने का विक्ट्री प्लान है। बाल्टिक रीजन में फिर रूस नाटो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। पिछले एक हफ्ते में लातविया बॉर्डर के नजदीक रूसी विमानों के मूवमेंट की 109 घटनाएं दर्ज की गई। बाल्टिक कैनाल में उसके अटैक बोट भी देखे गए। रूसी खतरे से स्वीडन और फिनलैंड भी अलर्ट हो गए हैं। अमेरिकी प्रशासन में चीनी एजेंट होने से हड़कंप है। न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और कैथली होचुल की सहयोगी लिंडा सुन की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ। लिंडा सुन और उनके पति पर नियमों में हेरफेर कर चीन को फायदा पहुंचाने का आरोप है। नॉर्थ कोरिया रूस से हथियारों के बदले न्यूक्लियर वारहेड्स ले सकता है। द सन के हवाले से यह दावा सिडनी यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर विशेषज्ञ जस्टिन हेस्टिंग ने की है। ह्वानसांग 11 बैलिस्टिक मिसाइल और गोला बारूद के बदले सैटेलाइट प्रोग्राम पर भी सहमति बनी है। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। कंफर्टेबल कौन जो पहने रूपा जॉन लगे आए हाय।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत करते हैं खार्किव की खबर से। खार्किव में रूस के मिसाइल हमले, यूक्रेन की सैन्य चौकियों पर हमले किए रूस ने। हमले में 75 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है और यूक्रेन का एक हथियार गोदाम भी तबाह हो गया है। तो हमले में 75 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खार्किव में अटैक किया है रूस ने। लेकिन यूक्रेन युद्ध में पहली बार नेटो को बहुत बड़ी चोट पहुंच गई है। रूस ने पहली बार नेटो को कभी ना भूलने वाला जख्म दे दिया है। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 7 शहरों में बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट किया। एक दिन के अंदर यूक्रेन में यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। नेटो के लिए चिंता की बात यह है कि रूस ने एक झटके में उसके 700 सैनिकों का अंत कर दिया। तो सवाल यही है कि क्या रूस का यह हमला रूस और नेटो में परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है? Внимание, отчет, получен приказ. Внимание, отчет, пуск. तीन सितंबर 2024 इस तारीख को यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। तीन सितंबर 2024 इस दिन रूस ने यूक्रेन की धरती पर अकल्पनीय विनाश कर दिया। तीन सितंबर 2024 एक दिन के अंदर यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से भयानक हमले किए। हमले के बाद कीव समेत यूक्रेन के 7 शहर जलने लगे। रूसी वज्रपात से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो को भी बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। पुतिन सेना ने यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइलों और शायद ड्रोन से इतना विध्वंसक हमला इससे पहले कभी नहीं किया था। रूस ने यूक्रेन के न केवल 7 शहरों में तबाही मचाई बल्कि यूक्रेन के एक बड़े सैन्य ट्रेनिंग सेंटर का वजूद भी मिटा दिया। इस आग को देखिए, शहर और इमारत को भयावह लपटें जला रही हैं। यूक्रेन के 7 शहर इसी तरह विनाश की आग में भस्म हो रहे हैं। ये लवीव की तस्वीर है। रूसी वज्रपात के बाद लवीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। रूसी सेना ने लवीव में रेलवे स्टेशन को भी टारगेट किया। हमले के बाद स्टेशन की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। रूस ने सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला पोल्तावा में किया। पोल्तावा में कई बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए और इसी के साथ पोल्तावा में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। चंद मिनट के अंदर ही बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया। पोल्तावा में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों के अलग अलग दावे हैं।
रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूस ने स्कूल और अस्पताल पर अटैक किया। रूसी सेना का दावा है कि हमले में 700 सैनिक मारे गए, वहीं यूक्रेन का कहना है कि हमले में 61 आम लोगों की जान गई है। За наявною зараз інформацією, 2 балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. हमले को लेकर यूक्रेन का अपना दावा है, लेकिन रूसी सेना ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक यह हमला उस ट्रेनिंग सेंटर पर किया गया जहां नेटो के सैकड़ों सैनिक मौजूद थे। तो रूसी फौज ने यूक्रेन के पोल्तावा में बहुत बड़ा हमला किया। रूस के हमले में नेटो सेनाओं को बड़ी चोट पहुंची है। रूसी सेना के मुताबिक पोल्तावा में उसने यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर में नेटो के सैनिक मौजूद थे। नेटो के सैनिक जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। रूस के टारगेट पर नेटो के यही सैनिक थे। रूस का दावा है कि उसके हमले में नेटो के 700 सैनिक मारे गए। पोल्तावा में हमले को लेकर जो दावा रूसी सेना का है, वही दावा रक्षा विशेषज्ञों का भी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन की जंग में मर्सिनरी के रूप में नेटो की सेना उतर चुकी है। यूक्रेन के कई ट्रेनिंग सेंटर पर नेटो के अधिकारी और सैनिक मौजूद हैं। ये न सिर्फ रूसी सेना से जंग लड़ रहे हैं, बल्कि यूक्रेनी फोर्स को पश्चिमी देशों के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रूसी इंटेलिजेंस को इनपुट मिला था कि पोल्तावा के ट्रेनिंग सेंटर में नेटो के सैनिक मौजूद हैं। इसी इनपुट के बाद रूसी सेना ने ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया और इस हमले में 700 नेटो सैनिक मारे गए। इतने बड़े सैन्य संहार के बाद यूक्रेन ने पोल्तावा में 3 दिनों के लिए शोक की घोषणा कर दी है। पोल्तावा और लवीव के साथ साथ रूस ने यूक्रेन के कई और शहरों में भीषण हमले किए। रूस के हमले के बाद कीव में पावर ग्रिड ध्वस्त हो गया। इसके बाद बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। क्रीवी रीग में रूस ने 4 इमारतों को मलबे में बदल दिया। रूस के अटैक में सूमी में यूनिवर्सिटी की इमारत तबाह हो गई। नेप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने यूक्रेन के 2 पावर स्टेशन को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के रिवने में रूस के विस्फोट के बाद 2 इमारतों में आग लग गई। ये उस जंग की आग है जो पहली बार यूरोप तक पहुंच गई है। रूसी सेना जिस वक्त यूक्रेन में विनाश की सबसे बड़ी बारिश कर रही थी, उस वक्त पोलैंड में दहशत फैल गई। पोलैंड इतना डर गया कि रूस के खिलाफ पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। माना जा रहा है कि पोलैंड ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा सिर्फ पोलैंड की नहीं, बल्कि यूरोप में मौजूद कई नेटो देशों की है। ऐसे में रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त एटमी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और लवीव में रूसी वायुसेना की एयर स्ट्राइक। लवीव के रेलवे स्टेशन पर रूसी वायुसेना ने मिसाइलें दागी। रूसी हमले में रेलवे स्टेशन जलकर राख हो गया। तो डोनेट्स्क को बचाने के लिए यूक्रेन ने एक दांव चला, लेकिन उसका अंदाजा उल्टा पड़ गया। यूक्रेन ने डोनेट्स्क क्षेत्र में आगे बढ़ रही रूसी सेना को रोकने के लिए रूस के कुर्स्क पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने अंदाजा लगाया था कि इससे रूसी सेना डोनेट्स्क से हटकर कुर्स्क पहुंचेगी, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हो रहा है। ज़ेलेंस्की अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं कि कुर्स्क का कब्जे वाला इलाका यूक्रेनी सेना खाली नहीं करेगी। देखिए ज़ेलेंस्की की ये हट कैसे यूक्रेन के लिए बहुत भारी पड़ती जा रही है। योजना कीव के वॉर रूम में बनी। इस वॉर रूम में ज़ेलेंस्की की कैबिनेट थी, नेटो से जारी अनुमति पत्र था और नेटो की अनुमति के बाद यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने जो रणनीति तैयार की थी, जो आकलन किया था, वो उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना अपने टारगेट से जरा भी नहीं भटकी है। रूसी सेना का टारगेट है पूरे डोनेट्स्क प्रांत पर कब्जा करना और रूसी सेना पहले ही तेज गति से इस मिशन को पूरा करने में जुटी है। उसकी वजह है ज़ेलेंस्की का हट और रूसी रणनीति को गलत तरह से आंकना। कुर्स्क पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने 20,000 से ज्यादा सैनिक डोनेट्स्क के मोर्चे से हटा लिए। इन सैनिकों को कुर्स्क पर हमला करने के लिए भेजा गया। डोनेट्स्क प्रांत में रूसी सेना के लिए मुकाबला आसान हो गया, जबकि रूस ने डोनेट्स्क से सेना हटाने के बजाय कुर्स्क में नए भर्ती किए जवान उतार दिए। अब रूसी सेना पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ डोनेट्स्क में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के सैन्य वाहन और सैन्य चौकियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की अभी इस जिद पर अड़े हैं कि यूक्रेन कुर्स्क की जमीन नहीं छोड़ेगा। यह यूक्रेन के पीस प्लान यानी शांति योजना का अहम हिस्सा है। Нам не потрібна російська територія. Я це завжди. We don't need the Russian territory. Our operation is aimed to restore our territorial integrity. रूस का सबसे पहला टारगेट है यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जा करना और इस ऑपरेशन को कुर्स्क पर हमले के बाद तेज कर दिया गया है। जुलाई के महीने में रूसी सेना ने ऑपरेशन पोक्रोवस्क शुरू किया। 6 अगस्त तक रूसी सेना 20 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत पाई थी, लेकिन 6 अगस्त के बाद रूसी सेना की रफ्तार तेज हो गई। रूसी सेना रोजाना औसतन 3 वर्ग किलोमीटर इलाका जीतते हुए आगे बढ़ रही है। खतरा पोक्रोवस्क के दरवाजे तक पहुंच चुका है। पोक्रोवस्क पर बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के नागरिक शहर छोड़कर जा रहे हैं। घरों में ताले लगाकर जरूरी सामान लेकर लोग बस और रेलवे स्टेशनों पर जमा हो रहे हैं। पोक्रोवस्क की जंग में रूसी एयर डिफेंस ने 3 सितंबर को यूक्रेन का एक MiG-29 फाइटर जेट गिरा दिया। इसके अलावा यूक्रेन के 37 ड्रोन भी गिराए हैं। बीते 24 घंटे में पोक्रोवस्क की जंग में यूक्रेन के 242 सैनिक मारे जाने की रिपोर्ट है।
ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर की रिपोर्ट है कि पोक्रोवस्क से 30 किलोमीटर पहले मोर्चा जमाए यूक्रेनी सेना दोनों तरफ से घिर चुकी है और रूस बड़ा हमला करके इस पोस्ट को भी नष्ट करने वाला है। और यूक्रेन की सेना ने पोक्रोवस्क से 30 किलोमीटर दूर मेमरिक में मोर्चा जमा रखा है। मेमरिक कस्बा वोवचा नदी से करीब 5 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना वोवचा नदी पर 2 दिन से जंग लड़ रही थी। अब रूसी सेना ने वोवचा नदी को पार करके हेलित्सनीवका गांव पर कब्जा कर लिया है। यानी मेमरिक में मौजूद यूक्रेनी सेना दक्षिण पूर्व से पूरी तरह घिर चुकी है। दूसरी तरफ उत्तर पूर्व से यानी मेमरिक के दूसरे छोर से भी रूसी सेना आगे बढ़ रही है। रूसी सेना नोवोहोरदीवका पर कब्जा करने के करीब है। यूक्रेनी सेना 2 तरफ से घिर चुकी है। अगर नोवोहोरदीवका पर रूसी सेना का कब्जा हुआ तो यूक्रेन पोक्रोवस्क की जंग हार जाएगा। यूक्रेन के प्लान डोनेस्क बचाने से ज्यादा कुर्स्क पर हमले करके रूस पर दबाव बढ़ाना है और ज़ेलेंस्की सेना यही कर रही है। कुर्स्क में कब्जे की रफ्तार बढ़ाने के लिए यूक्रेनी सेना लगातार हमले कर रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना वैम्पायर ड्रोन से हमले कर रही है। लेकिन कुर्स्क में अब यूक्रेन को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। इसकी वजह है रूस का डिफेंसिव ऑफेंस तेज होना। रूसी सेना ने 3 सितंबर को यूक्रेन की कई चौकियों पर हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे गए। इसके साथ ही 12 बख्तरबंद सैन्य वाहन तबाह हो गए। कुर्स्क की जंग में यूक्रेन अब तक 9,300 सैनिक गंवा चुका है। कुर्स्क इलाके में जगह जगह नेटो के सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना छोड़कर भाग चुकी है या फिर वो रूसी हमले में नष्ट हो चुके हैं। रूस ने कुर्स्क और यूक्रेन दोनों मोर्चों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपग्रेडेड हथियार उतार दिए हैं। रूस ने कैब बम को अपग्रेड कर दिया है। इस बम में बड़े पंख और प्रोपेलर लगाकर इसकी रेंज बढ़ा दी गई है। अब रूस का कैब बम करीब 50 किलोमीटर ग्लाइड करके हमले कर सकता है। इसके साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन के अहम ठिकानों पर हमले करने के लिए हाइब्रिड मिसाइल भी जंग में उतार दी है। रूस ने खार्किव के शॉपिंग सेंटर पर इसी मिसाइल से हमला किया। रूस की इस नई मिसाइल का नाम ग्रॉम E1 है। इसे एक गाइडेड बम की तरह डिजाइन किया गया है। गाइडेड बम को मिसाइल सिस्टम में फिट करके हाइब्रिड मिसाइल बनाई गई है। रूस कुर्स्क से लेकर पोक्रोवस्क तक यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है और ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से यूक्रेन दोनों मोर्चों पर हार के करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का हवाई हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से अटैक। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री बेस तबाह। तो रूस के हमलों से यूक्रेनी धरती धधक रही है। कीव, लवीव, खार्किव समेत यूक्रेन के कई प्रांत बारूदी भूचाल से थर्रा उठे। इस विनाश से न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि अमेरिका और नेटो भी सहमे हुए हैं, क्योंकि अब खतरा यूक्रेन की हार का भी मंडराने लगा है। मगर इसी बीच यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वो ये कि जल्द ही अमेरिका लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप यूक्रेन को दे सकता है। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें कीव सप्लाई कर सकता है। मगर बाइडेन के इस दांव से पहले ही रूस ने यूरोप से अमेरिका तक महाविनाश की चेतावनी दे दी है। आखिर कैसे, देखिए।
यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी बॉम्बर्स की दहाड़। खार्किव नीप्रो में ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार। तो वहीं दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में विस्फोटक ड्रोन्स के जरिए कोहराम। कीव खार्किव से लेकर डोनेस्क लुहांस्क तक रूसी ब्रिगेड के आसमानी प्रहार से यूक्रेनी धरती सुलग रही है। बीते 72 घंटों में यूक्रेन की सरजमी पर ऐसा बारूदी भूचाल आया है जिसे देख ज़ेलेंस्की तो क्या, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन तक सहम गए हैं। मगर इसी बीच वॉर जोन से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वो ये कि बाइडेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके बाद पेंटागन जल्द ही यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजेगा। यूक्रेन को 800 से 1000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल दी जा सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते कई महीनों से ज़ेलेंस्की लॉन्ग रेंज हथियारों की डिमांड कर रहे थे, मगर अमेरिका समेत तमाम नेटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने से बच रहे थे। हालांकि इस दौरान यूक्रेन को अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो जैसी क्रूज मिसाइलें दी गई। मगर अब यह आशंका जताई जा रही है कि बाइडेन अपना फैसला बदल सकते हैं और यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप किसी भी वक्त भेजी जा सकती है। आधे से ज्यादा यूक्रेन पुतिन के बारूदी ताप से राख हो चुका है। यूक्रेन के तमाम बड़े शहर रूसी अटैक से दहल रहे हैं। यूक्रेनी सेना के दर्जनों हथियार डिपो और मिलिट्री बेस तहस नहस हो चुके हैं। इसी बीच आशंका यह भी जताई जा रही है कि किसी भी वक्त यूक्रेन जंग हार सकता है। पुतिन ब्रिगेड के आगे सरेंडर कर सकता है। इस खतरे ने अमेरिका और नेटो की टेंशन बढ़ा दी है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते बाइडेन ने लॉन्ग रेंज हथियारों को लेकर निर्णय बदलने का मन बनाया है। और जानते हैं, इस कड़ी में जो हथियार यूक्रेन को देने की तैयारी हो रही है उसका नाम AGM-158 जैसम है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दी थी, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने क्रीमिया और कुर्स्क में किया। लेकिन अटैक एमएस की मारक क्षमता महज 300 किलोमीटर ही थी। ऐसे में अब AGM-158 जैसम के जरिए रूसी धरती को सुलगाने की तैयारी की जा रही है। आखिर कितना घातक है बाइडेन का यह ब्रह्मास्त्र, यह भी जान लीजिए। और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जो AGM-158 लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जाएगी, उसका इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना सीरिया वॉर में कर चुकी है। आखिर कैसे यह मिसाइल वॉर जोन का विनाशक ब्रह्मास्त्र बनी है, यह भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका की AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। यह क्रूज मिसाइल 450 किलो तक के विस्फोटकों के साथ भीषण तबाही मचाने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, AGM-150 जैसम की मारक क्षमता करीब 500 से 1000 किलोमीटर तक है। इस विध्वंसक मिसाइल का कुल वजन करीब 1000 किलो तक होता है। यह अमेरिकी ब्रह्मास्त्र एडवांस नेविगेशन सिस्टम और GPS से भी लैस होता है। इस मिसाइल को परमाणु बम वर्षकों या फिर लड़ाकू विमानों के जरिए किसी भी टारगेट पर दागा जा सकता है। असल में अगर यूक्रेन को पुतिन के प्रकोप से बचाना है, अगर यूक्रेन में हो रही बारूदी तबाही को रोकना है, तो फिर अटैक ही सबसे बड़ा डिफेंस है। बस इसी प्लान के तहत यूक्रेन को AGM-158 एयर टू सरफेस मिसाइल की खेप दी जा रही है।
जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी वायुसेना नेटो से मिले F-16 विमानों के जरिए कर सके। बाइडेन और जेलेंस्की के इस प्लान की भनक जैसे ही क्रेमलिन को लगी, अमेरिका में मौजूद रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने यूएस ही नहीं बल्कि यूरोप तक को विध्वंसक हमले की चेतावनी दी। आखिर क्या, ये भी देखिए। अगर गलती से भी रूसी सरजमी पर पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल हुआ या फिर उनसे हमला हुआ तो यकीन मानिए अटलांटिक के दोनों तरफ का इलाका रूसी प्रतिशोध में तबाह हो जाएगा। आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर के एक छोर पर नॉर्थ अमेरिका है तो दूसरे छोर पर यूरोप है। मतलब रूस ने साफ साफ वार्निंग दे दी है कि अगर AGM-158 मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया तो फिर पुतिन अपने विनाशकों से यूक्रेन यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में तबाही मचा देंगे। मतलब ये कि साल 2024 में रूस यूक्रेन जंग पहले से ज्यादा विध्वंसक हो सकती है, क्योंकि बैटल ग्राउंड में अब पहले से ज्यादा घातक विनाशकों का इस्तेमाल होगा। जंग में सिर्फ बम गोला बारूद ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार और विस्फोटक प्रहार करने वाले वेपन्स भी प्रचंड तबाही मचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धरती पर इस वक्त सबसे बड़ा एटमी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि किसी भी युद्ध में पहली बार यूरोप के 2 एटमी पावर प्लांट घिरे हुए। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर इस वक्त IAEA ने बड़ी चिंता जताई है, क्योंकि इस प्लांट पर रूस और यूक्रेन के बीच छल युद्ध छिड़ चुका है। एक सैन्य रिपोर्ट से पता लगा है कि यूक्रेन प्लांट विस्फोट की साजिश रच रहा है। इसके साथ ही प्लांट की पावर सप्लाई बार बार काटी जा रही है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद की पहुंचे हुए। देखिए क्या है ज़ैपोरिज़िया का छल युद्ध और कैसे ये पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है। जिस दिन रूस यूक्रेन की जंग छिड़ी उसी दिन से धरती पर एटमी खतरा मंडराने लगा था। लेकिन जिस दिन रूस यूक्रेन की जंग ज़ैपोरिज़िया में शुरू हुई उस दिन पूरे यूरोप पर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा। इस वक्त यूक्रेन और यूरोप के 2 परमाणु प्लांट युद्ध से घिरे हैं। पहला है यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रूस के कब्जे में है और यूक्रेन इसे हासिल करने के लिए लगातार जंग लड़ रहा है। दूसरा है कुर्स्क का एटमी पावर प्लांट जिसके करीब यूक्रेन लगातार जंग लड़ रहा है और एटमी प्लांट से 12 किलोमीटर दूर है। सबसे खतरनाक हालात ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बने हुए हैं। यही वजह है कि IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी कीव पहुंचे हैं। राफेल ग्रॉसी ने 3 सितंबर को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा किया, प्लांट के अंदर सुरक्षा उपकरणों और उपायों का जायजा लिया। ज़ैपोरिज़िया दौरे के बाद राफेल ग्रॉसी ने बड़े खतरे के संकेत दिए हैं। I was shown some evidence of impact on the facility as well, which indicates that there is an issue there with the security and the nuclear safety of the plant. राफेल ग्रॉसी 5वीं बार ज़ैपोरिज़िया प्लांट के दौरे पर हैं और इसकी कई वजह हैं। ज़ैपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर अब से पहले इतना बड़ा खतरा कभी नहीं मंडराया था। क्योंकि अब यूक्रेन परमाणु प्लांट के अंदर मोर्टार और रॉकेट हमले कर रहा है। 3 सितंबर को भी यूक्रेन ने प्लांट के करीब रॉकेट हमले किए।
इसके अलावा रूस के हमलों से प्लांट की बिजली सप्लाई भी कट गई। अगस्त के महीने में 3 बार ज़ेपोरिज़िया प्लांट में ब्लैकआउट हो चुका है। ब्लैकआउट होने से रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम बंद हो जाएगा और रिएक्टर में विस्फोट हो जाएगा। किसी भी परमाणु प्लांट में ब्लैकआउट होना सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। Some of the, not stations, but some of the power lines had been affected. And we indicated already at that time that this was a risk for the plant. A blackout in a nuclear power plant is a very serious thing. सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया पर हमलों के साथ साथ रूस के कुर्स्क परमाणु प्लांट पर भी छल युद्ध शुरू कर दिया है। यूक्रेन का प्लान है ज़ेपोरिज़िया या कुर्स्क के परमाणु रिएक्टर में विस्फोट करके इसका दोष रूस के सिर मढ़ देना। इस बात की जानकारी यूक्रेन के एक युद्धबंदी सैनिक ने दी है। इस सैनिक का नाम मिखाइल शकोदा है, जिसे रूस ने कुर्स्क की जंग में गिरफ्तार किया है। मिखाइल ने जिस यूक्रेनी साजिश के बारे में जानकारी दी है, उससे पूरे यूरोप में रेडिएशन फैल सकता है। शकोदा के मुताबिक कुर्स्क पर हमले की प्लानिंग यूक्रेनी सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिर्स्की ने की थी। सिर्स्की ने सैनिकों की टुकड़ी को कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमले के आदेश दिए। सिर्स्की ने कहा था कि कुर्स्क परमाणु प्लांट की सुरक्षा मजबूत नहीं है। यूक्रेनी सेना सबसे पहले प्लांट पर कब्जा करे, इसके बाद रिएक्टर में विस्फोटक लगा दिए जाएं। यूक्रेन कुर्स्क के रिएक्टर में विस्फोटक लगाकर रूस पर दबाव बनाने की रणनीति लागू करना चाहता है, लेकिन एक छोटे से विस्फोटक से पूरे रूस और यूक्रेन में रेडिएशन फैल जाएगा। धरती पर पहली बार दो एटमी प्लांट बारूद से घिरे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में एटमी पावर प्लांट नहीं थे। पहला प्लांट 27 जून 1954 को रूस के कलुगा में ओबनिंस्क परमाणु प्लांट शुरू हुआ था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि परमाणु ऊर्जा पर गिरी बारूद की एक चिंगारी महाविनाश का कारण बन सकती है। कुर्स्क और ज़ेपोरिज़िया के रिएक्टर में विस्फोट हुआ तो यूक्रेन, रूस और आसपास के देशों में रेडिएशन फैल जाएगा। ग्रोसी ने अगस्त के महीने में ही कहा था कि IAEA डर नहीं फैलाना चाहता, लेकिन सच बताना जरूरी है। और सच ये है कि ज़ेपोरिज़िया सहित कुर्स्क से महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस में MI-8 हेलीकॉप्टर के लापता होने की घटना बीते 7 दिनों में 2 बार हो चुकी है। सबसे पहले 31 अगस्त को रूस के कामचटका प्रायद्वीप से MI-8 हेलीकॉप्टर पहले मिसिंग हुआ, फिर 2 दिन बाद उसका मलबा मिला और इसके ठीक 24 घंटे बाद रूस के इरकुत्स्क प्रांत से उड़ान भरने वाला MI-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मगर सवाल खड़ा हो रहा है कि लगातार लापता होते रूसी हेलीकॉप्टर्स के पीछे की वजह क्या है? क्या ये यूक्रेनी साजिश है या फिर कोई हादसा है? देखिए। Warning, warning, bingo. बीते 7 दिनों में रूस के 2 MI-8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के फौरन बाद लापता हो चुके हैं।
बीते 7 दिनों में Mi-8 हेलीकॉप्टर की मिसिंग थ्योरी ने हर किसी को सन्न कर रखा है, क्योंकि बीते एक सप्ताह से लगातार Mi-8 हेलीकॉप्टर के साथ घटी घटनाएं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। साठ के दशक में डिजाइन किया गया Mi-8 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। मगर बीते 7 दिनों में Mi-8 हेलीकॉप्टर से जुड़ी 2 वारदात हुई। पहली घटना 31 अगस्त 2024, रूस का Mi-8T हेलीकॉप्टर उड़ान के बाद लापता हुआ। Mi-8 हेलीकॉप्टर में 3 क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे। कामचटका की पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। दूसरी घटना 3 सितंबर 2024, Mi-8 हेलीकॉप्टर ने रूस के इरकुत्स्क प्रांत से उड़ान भरी। दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। 85 किलोमीटर के सफर के बाद हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। गौर करने वाली बात यह है कि 31 अगस्त को रूस का जो Mi-8 हेलीकॉप्टर लापता हुआ था, उसका मलबा 2 दिन बाद यानी 2 सितंबर को कामचटका प्रायद्वीप के पहाड़ी इलाके से मिला। और यह इलाका पैसिफिक रीजन के पास पड़ता है, रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 6000 किलोमीटर दूर। ठीक इसी तरह 3 सितंबर को जो Mi-8 हेलीकॉप्टर मिसिंग हुआ है, वो रूसी प्रांत मंगोलिया के पास मौजूद है। और फिलहाल हेलीकॉप्टर के लापता होने से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। रूसी सुरक्षा एजेंसियां हेलीकॉप्टर की तलाश में जुटी हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग तो नहीं की। इस तरह Mi-8 हेलीकॉप्टर के लापता और क्रैश होने की घटनाओं ने पूरे रूस में सनसनी मचा दी है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स इन हादसों के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा कर रहे हैं। तो कई रिपोर्ट्स में यह भी आशंका जताई जा रही है कि यह यूक्रेनी सेना का सीक्रेट ऑपरेशन है, जिसे अंजाम देने के लिए रूस में मौजूद यूक्रेनी एजेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि रूस ने दूसरे Mi-8 हेलीकॉप्टर की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी है। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर की आखिरी लोकेशन के चप्पे चप्पे को तलाश रही है। अब यह देखना होगा कि सिलसिलेवार हो रही घटनाओं के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या यूक्रेन में जेलेंस्की का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या युद्ध के बीच ही यूक्रेन के लोग जेलेंस्की की कुर्सी छीनने जा रहे हैं? ये सवाल उस वक्त खड़े हुए जब जेलेंस्की के खिलाफ उनके मंत्री, अधिकारी और जनता बागी हो गई। जेलेंस्की सरकार एक के बाद एक 9 बड़े इस्तीफे देख चुकी है। 9 बड़े इस्तीफे हो चुके हैं जेलेंस्की सरकार में, और रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने ये इस्तीफे अपनी कुर्सी बचाने के लिए जबरन लिए। तो सवाल यही है कि क्या जेलेंस्की की सत्ता बच पाएगी या फिर चली जाएगी? जिस वक्त यूक्रेन को कुर्स्क में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, जिस वक्त यूक्रेन में रूसी सेना का हमला बहुत विध्वंसक हो गया है, जिस वक्त यूक्रेन के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसी वक्त जेलेंस्की की सत्ता पर भी सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस के बारूदी वज्रपात का सामना कर रहे यूक्रेन में एक बड़े सियासी संकट ने दस्तक दे दी है। ये वो सियासी संकट है जो जेलेंस्की की कुर्सी छीन सकता है।
जेलेंस्की और उनकी युद्ध नीति के खिलाफ न सिर्फ यूक्रेन की जनता हो गई है, बल्कि जेलेंस्की के तमाम मंत्री भी बागी हो गए हैं। अपनी सरकार के अंदर ही सबसे बड़े विद्रोह का सामना कर रहे जेलेंस्की ने मंत्रियों और अधिकारियों से सामूहिक इस्तीफा लेना शुरू कर दिया है। उन मंत्रियों और अधिकारियों से इस्तीफा लिया जा रहा है जो जेलेंस्की के खिलाफ हैं, जो जेलेंस्की की कुर्सी के लिए खतरा बन गए हैं। डिप्टी पीएम ओल्हा स्टेफनिशीना, डिप्टी पीएम इरिना वेरेश्चुक, विदेश मंत्री दिमित्री कोलेबा, मंत्री अलेक्जेंडर कमिसिन, न्याय मंत्री डेनिस माल्युस्का, पर्यावरण मंत्री रूसलान स्ट्रीटलेट्स, मंत्री विटाली कोवल, राष्ट्रपति दफ्तर के डिप्टी चीफ रोस्तिस्लाव, यूक्रेनी ड्रोन सेना के चीफ रोमन ग्लैटकी। ये वो 9 मंत्री और अधिकारी हैं जिनसे जेलेंस्की ने इस्तीफा ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बीच जेलेंस्की अपनी पूरी कैबिनेट और नौकरशाही को बदलने जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर जेलेंस्की अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? माना जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की के खिलाफ गुस्सा बहुत बढ़ गया है। एक सर्वे के मुताबिक यूक्रेन के 58% लोग जेलेंस्की को राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं। सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के मंत्री और बड़े अधिकारी भी जेलेंस्की का खुलकर विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी विरोध को दबाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ही जेलेंस्की अपने मंत्रियों और अधिकारियों से जबरन इस्तीफा ले रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह की बड़ी आग कुर्स्क में मिली नाकामी के बाद भड़की है। यूक्रेन के मंत्री और सैन्य अधिकारियों का मानना है कि जेलेंस्की के हट की वजह से ही कुर्स्क में यूक्रेन को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पश्चिमी देशों के कई रक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे रूस की साजिश होने का शक भी जाहिर कर रहे हैं। असली सच क्या है पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जेलेंस्की की कुर्सी पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान फिर से इजरायल के खिलाफ नए प्लान बना रहा है। इजरायल को घेरने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में खुद को पहले से मजबूत कर रहा है। हाल ही में ईरान ने अपने एक टैंक और मिसाइल के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि इजरायल के लिए आने वाले दिन काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे इजरायल को चौतरफा घेरने के लिए ईरान ने दांव पेच शुरू कर दिए। इजरायल के खिलाफ ईरान ने बड़ी योजना बनाई है। ईरान अब पुराने हथियारों को नया करके इजरायल के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। ईरान ने इजरायल को चौतरफा घेरने की जो तैयारी की है, उसमें पुराने अमेरिकी हथियारों को बिल्कुल नया करके इजरायल को संदेश दे दिया है कि आने वाला कल उसके लिए खतरनाक साबित होने वाला है। ईरान 2 बड़े हथियारों के साथ इजरायल के सामने ताल ठोक रहा है। ईरान अपने नए टैंक और मिसाइल के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जिन 2 हथियारों के साथ इजरायल के सामने चुनौती पेश की जा रही है, उसमें से एक है सोलेमन 402 टैंक। अमेरिकी M60 पैटर्न टैंक का अपग्रेडेड वर्जन। नए टैंक में कैमरे, सेंसर लगाए गए हैं। टैंक में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमर भी लगे हैं, रात के वक्त में भी हमला करने में सक्षम। कहने के लिए ये टैंक पुराने हैं, लेकिन इसकी ताकत और क्षमता नए टैंकों से भी कई गुना ज्यादा है। ईरानी सेना ने इस नए टैंक का अनावरण किया है। तस्वीरों में जो टैंक आप देख रहे हैं वो सोलेमन 402 टैंक है। कहा जा रहा है कि अब इसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। इस टैंक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह चलते वक्त अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर उसे हिट कर सकता है, जो दुश्मनों की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी है। ईरान ने एक मिसाइल भी लॉन्च की है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इजरायल के खिलाफ अपनी तैयारी बड़ी करते हुए ईरान ने इस मिसाइल के साथ भी शक्ति प्रदर्शन किया है। ईरान ने शाहिद सुलेमानी कैटामारन मिसाइल कॉर्वेट में कनस्तरों से दागी जाने वाली नई छोटी दूरी के मिसाइल का अनावरण किया।
ये छोटी दूरी वाली मिसाइल है जिसका नाम है शाहिद सुलेमानी कैटामारन मिसाइल। कहा जा रहा है कि कैनिस्टर के जरिए इससे अटैक किया जाता है। इजराइल के लिए फिलहाल चौतरफा मुसीबतें हैं। इधर हूती ने अपने 20,000 जवानों को मैदान में उतार दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे इजराइल को घेरने के लिए हूती के लड़ाके लामबंद हो गए हैं। और अब बात किम जोंग उन की। किम जोंग के गुस्से की चर्चा फिर से पूरी दुनिया में हो रही है। इस बार किम ने अपने ही 30 अधिकारियों को फांसी की सजा दी है। खबर है कि जिन अधिकारियों को सजा सुनाई गई है उन सब पर लापरवाही बरतने का आरोप है। पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपने फैसले और आदेश के लिए हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। कभी किसी आदेश को लेकर तो कभी किसी अजीब फैसले को लेकर, लेकिन उसका नया फरमान बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला है। पिछले महीने उत्तर कोरिया में भयंकर बाढ़ आई, हजारों घर डूब गए, हजारों लोग बेघर हो गए, लोगों के लिए परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई। बाढ़ को रोकने के लिए किम ने अपने अधिकारियों को आदेश दिए, लेकिन जो जो अधिकारी बाढ़ को रोकने में सफल नहीं हुए उन्हें एक साथ किम ने फांसी पर लटका दिया। 30 अधिकारियों को फांसी की सजा दी गई। सजा पाने वाले सभी अधिकारी हाई रैंक के थे। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। एक ही जगह पर सभी अधिकारियों को फांसी दी गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुद किम ने दौरे किए थे, हालात का जायजा लिया था और हालात देखकर जो फैसला सुनाया उसे सुनकर पूरा उत्तर कोरिया कांप रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें खुद किम जोंग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा है, लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि इसी दौरे के बाद किम को पता चला कि एक साथ कई अधिकारी अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। किम के गुस्से के पीछे की वजह है बाढ़ की वजह से लोगों की मौतें। जिन अधिकारियों के कंधे पर हालात सामान्य करने की जिम्मेदारी थी, उन अधिकारियों ने अपने काम में लापरवाही बरती, जिसके बाद किम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाढ़ के कारण 4000 लोगों की मौत। नॉर्थ कोरिया के कई राज्यों में आपातकाल घोषित। हालात काबू करने में अधिकारी असफल रहे। किम जोंग ने किन किन अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है उनके नाम तो सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन खबर है कि जिन अधिकारियों को एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान बर्खास्त किया गया था, उन सभी अधिकारियों को एक ही साथ फांसी की सजा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को खत्म करने के लिए अपनी सीक्रेट लेडी ब्रिगेड को उतार दिया है। ये हनी ट्रैप के जरिए रूसी सैनिकों को मार रही हैं। मार्च के महीने तक ये 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार चुकी हैं। देखिए क्या है इस लेडी ब्रिगेड की कहानी। यूक्रेन के पास जब सैनिकों की कमी हुई तो उसने फ्रंट पर महिला सैनिकों को उतार दिया। यहां तक कि कुर्स्क के जीते हुए इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला सैनिकों के हवाले कर दी गई।
यूक्रेन की महिलाएं अपने देश के लिए हथियार उठा रही, अपना सर्वोच्च बलिदान दे रही, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन की महिलाएं एक सीक्रेट मिशन भी चला रही। यूक्रेन ने अपनी एक लेडी ब्रिगेड को जंग के मैदान में उतार दिया है, लेकिन इनके पास हथियार नहीं। यूक्रेन की इस सीक्रेट ब्रिगेड का नाम है ज़लामावका। इस ब्रिगेड की महिलाएं रूसी सैनिकों को टारगेट करके मार रही हैं। इस ब्रिगेड की शुरुआत यूक्रेन की 3 महिलाओं ने की थी। जंग के बाद रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उन इलाकों में यह महिला ब्रिगेड एक्टिव है और ये ज़लामावका ब्रिगेड का लोगो है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। You know, this new Dankati Fresh Active is a composition of natural herbs. I'll keep your breath full fresh. Full fresh, इससे मिले ताजा breath. Into crystal करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुनो शो. Dankati Fresh Active है, extra freshness का ये नया Dankati Fresh